Okay, let us start with today's session by again revising Ampere's law. तो अगर आपको याद होगा Ampere's law मैंने कल बताया था और Ampere's law is best understood in comparison with Gauss law of electrostatics. तो ये Gauss law of electrostatics का जुड़वा वही है Ampere's law of magnetostatics. तो as we compared yesterday, हम आज कंपेरिजन करेंगे बट विल बी अ वेरी क्विक कंपेरिजन. तो गॉस लॉ में यू हैड अ चार्ज एक्सटेंडेड चार्जेस, मतलब चार्ज ऑन अ स्फीयर, चार्ज ऑन अ वायर, चार्ज ऑन अ प्लेन शीट. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 में आपके पास चार्ज था पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 में आपके पास चार्जेस थे एक्सटेंडेड चार्जेस. आपको इस एक्सटेंडेड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट some distance small r at point P. ये point P कहीं पे भी ले सकते हो. ये कंडक्टर है, हम बाय डिफॉल्ट कंडक्टर का रेडियस कैपिटल R ले रहे थे एंड यू हैड दिस पॉजिटिव चार्जेस. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था P पॉइंट पे, तो आपने P पॉइंट का जितना डिस्टेंस है उतना ही रेडियस समझ के एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया. दिस इज इमेजिनरी. और ये गॉसियन सरफेस जो आपने ड्रॉ किया ये डिपेंड करता है शेप ऑफ कंडक्टर पे, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर स्फीयर तो गॉसियन सरफेस भी स्फीयर, राइट. देन यू स्टेट व्हाट इज गॉस लॉ. इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड. गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है अपॉन एप्सिलॉन 0. ये था आपका गॉस लॉ. सिमिलरली एम्पियर्स लॉ में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड. यू वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड. फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आपको, अगर आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है, देयर इज अ पॉइंट P, जैसे वहां पे पॉइंट P, यहाँ पे पॉइंट P. इफ दिस पॉइंट P is at a perpendicular distance of r from this wire, perpendicular distance is the shortest distance by the way. तो जैसे आपने इस P पॉइंट पे इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करके चार्ज को एनक्लोज किया था, यहाँ पे आप इमेजिनरी लूप ड्रॉ करोगे. इमेजिनरी लूप, इसको गॉसियन सरफेस बोला था, इसको आप एम्पेरियन लूप बोलोगे, राइट. करेक्ट. इज दिस क्लियर? गॉसियन सरफेस, एम्पेरियन लूप. देन अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ ये था सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि इंटीग्रेट कहां पे किया आपने? सरफेस पे. क्योंकि आपने पहले बोला था कि यहाँ पे ये ds है, फिर ds है, फिर ds है, तो हमने पहले देखा कि कितना फ्लक्स है थ्रू each dx. देन यू केप्ट ऑन एडिंग 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 एंड एडिंग. हर एक ds में कितना फ्लक्स है उसको आप ऐड करते गए तो आपको मिला टोटल फ्लक्स. करेक्ट. तो यहाँ पे था सरफेस इंटीग्रल, मतलब आपने जो सरफेस इमेजिन किया उसके टुकड़े की, और हर एक पीस ds में से कितना फ्लक्स है वो कैलकुलेट किया, फिर सारे फ्लक्स का एडिशन किया. यहाँ पे आपके पास एक लूप है, इस लूप के आप पीसेस करोगे. वन पीस एज एट पॉइंट P, इसका लेंथ है dl. जैसे यहाँ पे ये था ds, दिस इज dl, राइट. जैसे आपने यहाँ पे फ्लक्स, फ्लक्स मतलब E बार डॉट ds बार, हर एक ds में से फ्लक्स कितना वो फाइंड किया था. वैसे ही यहाँ पे हर एक लेंथ एलिमेंट के लिए आप b बार डॉट dl बार फाइंड करोगे. एक बार आपको e बार डॉट ds बार मिल गया तो आप सबका ऐड करते गए, e बार डॉट ds बार प्लस e बार डॉट ds बार प्लस e बार डॉट ds बार. तो इसलिए आप यहाँ पे करते हो इंटीग्रेट. सिमिलरली हियर b बार डॉट dl बार फॉर वन, देन b बार डॉट dl बार फॉर अदर, देन फॉर अदर, देन फॉर अदर. दैट इज व्हाई इंटीग्रल, राइट. ये भी क्लोज्ड सरफेस पे इंटीग्रल था, ये क्लोज्ड लाइन पे इंटीग्रल है, इसलिए इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल. जैसे वो था e बार डॉट ds बार, इंटीग्रेशन e बार डॉट ds बार इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0. दिस इज करंट एनक्लोज्ड मल्टीप्लाइड बाय म्यू 0, राइट. यहां तक क्लियर? इजी है? इट इज प्रीटी इजी. नाउ ऑब्वियसली इट इज इजी, बट देन यू हैव टू एक्सप्लेन. Without explanation you will not get marks. तो how to state this, याद रखना उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला.
मैथमेटिकल फॉर्मूला याद होगा तो आपको स्टेटमेंट भी बनाते आएगा. सो इफ यू रिमेंबर इट वाज b bar dot dl bar इक्वल टू म्यू 0 I enclosed. तो स्टेटमेंट कैसे बनाओगे? इजी है. क्या है ये? लाइन इंटीग्रल. ओके, सो द लाइन इंटीग्रल, किसका लाइन इंटीग्रल? b बार का. द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन b बार किसके अराउंड था? ये अराउंड अ कंडक्टर. ओके, सो द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन b बार अराउंड अ कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ, ये क्लोज लूप लिया था, राइट? सो अराउंड अ क्लोज्ड लूप, आप बोल सकते हो क्लोज लूप अराउंड कंडक्टर, या सिर्फ क्लोज लूप बोल के भी खत्म कर सकते हो. लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन b बार अराउंड अ क्लोज लूप, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन around a closed loop is equal to what? is equal to permeability of free space, is equal to permeability of free space times, मतलब multiplied by, times current enclosed by the loop, current enclosed by the loop. This is statement, this is mathematical statement. So mathematically you have line integral b bar dot dl bar equal to mu 0 into current enclosed, right? There are few things that you need to know because हमको अल्टीमेटली एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन देखना है. तो अप्लाई करते वक्त देयर आर फ्यू स्टेप्स दैट यू नीड टू नो. नंबर 1, इन दिस केस हमने क्या किया? वी इमेजिन, क्या इमेजिन किया था आपने? एक लूप. ओके, सो हियर वी इमेजिन एन एम्पेरियन loop which encloses total current, which encloses current. Number 1. दूसरा पॉइंट, एम्पेरियन लूप कोई भी शेप का चलेगा. जैसे गॉसियन सरफेस, अगर कंडक्टर स्फेरिकल है तो गॉसियन सरफेस क्या था? स्फेरिकल. अगर कंडक्टर वायर है तो गॉसियन सरफेस क्या था? सिलेंड्रिकल. इसका मतलब किस पे डिपेंड कर रहा था? वो सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम. गॉसियन सरफेस का शेप ऑफ गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ऑन सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम. तो यहां पे भी वैसा ही है. शेप ऑफ एम्पेरियन लूप डिपेंड्स ऑन सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम. Symmetry of the problem. ये समझेगा आगे because we are going to discuss applications today only. Okay, so it depends on symmetry of the problem. एक बार आपने लूप कंसिडर कर लिया, then what you did was, जैसे गॉसियन सरफेस के छोटे छोटे पीसेस किए थे, छोटे छोटे सरफेसेस लिए थे, यहाँ पे आपने छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट लिए, राइट? तो then Amperian loop is assumed to be made up of large number of small length elements, each of length dl, each of length dl. उसके बाद क्या किया था? उसके बाद आपने हर एक एलिमेंट के लिए b बार डॉट dl बार कैलकुलेट किया था. सो देन b bar dot dl bar is calculated for each element, and then all such products, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर का,
all such products are added, right? And therefore you will get integral b bar dot dl bar over closed loop equal to integral b dl cos of theta, where theta is angle between, अरे दो ही तो है. What is, if you write down a bar dot b bar, then you write ab cos theta. What is theta angle between a and b? तो यहाँ पे b bar dot dl bar लिख रहे हो तो theta will be angle between b bar and dl bar. Angle between b bar and each length element dl bar, right? So this is how you write. अगर एग्जाम में आ गया explain Ampere's law, तो what big deal? Simple, right? Then ऑब्वियसली ये हमको क्यों सीखना था? बिकॉज, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम वो नहीं कर पाए क्योंकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्फीयर का, कंडक्टिंग स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली गॉस लॉ से फाइंड किया था, तो हम कंपेयर नहीं कर पाए थे कि अगर मैं दूसरे मेथड से फाइंड करूंगा तो कितना डिफिकल्ट होता है. बट हियर यू नो, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो हमने देखा है वो इंटीग्रेशन आता है इतना टू लेंथी, तो ऑब्वियसली उसको कम करने के लिए, उसका डेरिवेशन नंबर ऑफ स्टेप्स कम करने के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए वी यूज दिस. सो एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ. पहला ही एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट. तो वी हैव अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर which is carrying current I. Okay, so obviously you have to explain this also. Assume, या फिर consider a conductor या wire of infinite length carrying a current I. What was our task? We wanted to find out magnetic induction at some point P at a perpendicular distance R, okay, from this wire. So this was our task. ये हमारे पास एक P पॉइंट है और हमको इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है, और इस P पॉइंट का perpendicular distance from the wire is R. Okay, so let P be a point at a perpendicular distance R from the wire where magnetic induction is to be determined. मैं इसी भी इस टॉपिक के लिए बताने वाला हूँ. नेक्स्ट टॉपिक वी विल डायरेक्टली गो अहेड डिराइव. ओके, आई वांट यू टू नो हाउ टू राइट, क्योंकि अदरवाइज आई हैव सीन फिजिक्स डिफिकल्ट है, फिर रट्टा मारना चालू, फिर एक स्टेप भूल गए, अगला याद ही नहीं आ रहा. नो वन केयर्स. एग्जामिनर डू नॉट केयर कि आपने सारे स्टेप लिखे कि क्या किया. अल्टीमेटली यू आर एक्सप्लेनिंग द राइट फिजिक्स, दैट इज ऑल दे नीड. सो इसके बाद क्या किया था हमने? क्या किया था? ये हो गया. फिर क्या किया था? एक लूप. ओके, तो देन इमेजिन एन एम्पेरियन लूप in the form of circle, क्योंकि in the form of circle है यहाँ पे, in the form of circle of radius r. तो ये आपने एक लूप इमेजिन कर लिया, right? So it is a circle with radius r as it looks like. Then imagine the loop to be made up of large number of small length elements dl.
Consider one such element. Consider one such element at point P. At point P. तो ये आ गया आपका one such element over here. dl bar. This is dl bar. क्योंकि वेक्टर लेंगे, राइट? देन इस एलिमेंट के लिए क्या फाइंड करोगे? b बार डॉट dl बार, राइट? या तो ऐसा कर सकते हो या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि अभी हमको एम्पियर्स लॉ पता है, तो अभी आप बोल सकते हो वी नो दैट फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, सो फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन b bar dot dl bar equal to mu 0 I enclosed, right? But I enclosed, what is the current enclosed in this loop? How much is the current enclosed? Only I, सिर्फ I है. अगर यहाँ पे दूसरा वायर होता और उसमें भी I होता तो I plus I 2I, ओके? तो यहाँ पे तो सिर्फ I है, तो हम I लिखेंगे is equal to I, right? And therefore you will have this over here. I enclosed पे I, okay? Therefore, integration of a closed loop BDL cos theta equal to mu 0 I, right? अब पहले तो ये बताओ कि एंगल कितना है और कैसे फाइंड किया? What is the angle between b bar and dl bar? Do you remember right hand thumb rule? If the wire is assumed to be in your right hand with thumb outstretched and giving direction of current, then the curved fingers give a direction of magnetic field. तो magnetic field का direction भी ये है. This is magnetic field direction and this is also direction of dl bar, क्योंकि लेंथ एलिमेंट, इमेजिनेशन प्रॉब्लम यहाँ पे आता है दैट 2 डायमेंशनल बोर्ड, प्रॉब्लम इज 3 डायमेंशनल. तो इमेजिनेशन जब तक नहीं करोगे तब तक थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा. इट्स नॉट डिफिकल्ट रियली, मैंने पहले भी बताया था, ये वापस बता रहा हूं. ये है आपका लूप, ओके? इसका ओरिएंटेशन देख लो, इट इज एग्जैक्टली लाइक दिस लूप, राइट? यहां पे एक डीएल लिया है. दूसरी डीएल का डायरेक्शन इज टैंजेंट. इट इज टैंजेंट, इजंट इट? टैंजेंट डीएल का डायरेक्शन, क्योंकि ये छोटा एलिमेंट है तो इट इज अलोंग टैंजेंट. मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, थंब इज current, curved finger is, so curved finger is again tangent, so dl bar or b bar same direction. What is the angle? 0. So you can say here, but theta equal to 0 since dl bar and b bar has same direction. और चाहिए तो लिख देना, direction of b bar is given by right hand thumb rule, okay? But don't explain thumb rule there, हमने पहले कर दिया है, right? So this is what you need to know. Therefore, BDL cos theta will become 1, okay? So cos of 0, that will be 1, mu 0 into I, right? B will be taken out क्योंकि कांस्टेंट है. कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि B किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे. अब ये P पॉइंट हो या यहाँ पे Q पॉइंट हो या यहाँ पे कोई भी R पॉइंट हो, जो भी हो, उसका वायर से सब पॉइंट का डिस्टेंस है सेम, और वायर एक ही है तो करंट भी तो वही है. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा. सो टेक आउट B एंड जस्ट राइट डाउन DL. ज्यादा डिटेल बताना नहीं, बोलना सिंस B इज यूनिफॉर्म, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड वाइज. नहीं तो बोलेंगे यूनिफॉर्म बोल रहे हो फिर डायरेक्शन भी चेंज करो, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट है डायरेक्शन अलोंग टैंजेंट, यहाँ का एलिमेंट डायरेक्शन अलोंग
tangent. So if you remember uniform circular motion, speed was same, but direction of velocity was changing. Same is true. यहाँ पे भी uniform क्यों बोला? Because magnitude of magnetic field is same, but direction of magnetic field is along tangent. Okay, so I have to explain. Is uniform magnitude wise? ऐसा बोल देना. B is uniform magnitude wise, and hence is a constant. And since it is a constant, you can write down B integration dl equal to mu 0 I, right? Correct? यहाँ पे dl वेक्टर था, एक बार आपने उसको b बार डॉट dl बार को bdl cos थीटा लिख दिया, मतलब dl को आपने स्केलर बना दिया. अब जब आप ये सारे के सारे dl 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 पूरे को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? सर्कमफ्रेंस नॉट जीरो. जीरो कब मिलता है? जब आप इसको स्केलर में कन्वर्ट नहीं करते हो, राइट? तो यू विल से बट इंटीग्रल dl is 2 pi r and therefore b into 2 pi r equal to mu 0 I and therefore b is equal to mu 0 by 2 pi I by r, or you can write this as b is equal to mu 0 by 4 pi 2I by r. और ये हमने पहले भी डिराइव करके रखा है. कैसे डिराइव किया था? लेट मी टेक यू बैक इन टाइम. आई थिंक हियर. तो इतना बड़ा डेरिवेशन करने के बाद भी वही, दिस वाज टू लेंथी. सी ऑल दिस इंटीग्रल्स एंड देन यू हैव mu 0 by 4 pi 2I by r. उसी चीज को हम same problem, but you can do it in a very very easy way, getting the same answer, right? That is why Ampere's law is important. Clear यहाँ तक? पक्का? Right? Sure. So let us move to next application. So today we started with introducing Ampere's law again. फिर हमने पहला एप्लीकेशन देखा जिसमें आपके पास जो कंडक्टर था, इट वाज अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट I. हर बार ऐसा नहीं होगा. यू मे हैव सोलेनॉइड. सो मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड. जिनको सोलेनॉइड नहीं पता, नो प्रॉब्लम, यू विल अंडरस्टैंड, यू विल नो नाउ. सोलेनॉइड इज अ रॉड बेसिकली. अब हो सकता है ये हॉलो हो, हॉलो सिलेंडर हो सकता है, or it can be a solid cylinder. Both are possible. And you have a rod, hollow or solid cylinder. इसके ऊपर there are windings. So you have windings over here. You have wires over here. इसके ऊपर winding किया है. Okay. So imagine you have windings. अब यहाँ पे दो टर्न्स में I am showing a lot of distance, but in reality ऐसा नहीं होता है. There is no gap. तो ये जो winding करते हो तो there is absolutely no gap between two wires, no or very less. So you have something like this. इसको आप बोलते हो solenoid. So solenoid is a solid or hollow cylinder with windings, right? Now here you have current. अभी करंट फ्लो का डायरेक्शन आप चाहो तो ऐसा दो या उल्टा, आपके ऊपर है, डजंट मैटर. ओनली थिंग इज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको समझना पड़ेगा. अगर आप दिस इज क्लॉकवाइज अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हो तो वापस से राइट हैंड थंब रूल लगेगा. कर्ल्ड फिंगर्स गिव यू डायरेक्शन ऑफ करंट नाउ एंड थंब विल गिव यू. अगर आप ऐसा करंट सर्कुलेट कर रहे हो, लुक, यू हैव टू बी केयरफुल हियर. वेल, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट यू हैव टू बी केयरफुल. कर्ल्ड फिंगर्स, ये दिस इज रॉड, these are curled fingers give you direction of current. Direction of current is coming from ऊपर से नीचे. यहाँ पे आपने क्या बताया? उल्टा. अगर आप ऊपर से नीचे करंट बता रहे होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी here. If you are showing other way around, then it will be in the opposite direction, but in any case it will be, अगर आप करंट का डायरेक्शन, में वापस बता रहा हूं आपको, करंट का डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट. इफ यू आर शोइंग लाइक दिस,
This is the direction of current through the winding, through number of turns. So according to right hand thumb rule, magnetic field will be directed in this direction from left to right. Okay, direction इस derivation के लिए does not matter a lot, but आगे जाके it will matter a lot when you solve numericals, right? अब हमें बोला है कि मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करो. कहां पे फाइंड करो? along the axis. What is axis? Axis is a line passing through the center of this rod of this solenoid. तो आपको इस रेड लाइन के along मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. एक कॉर्नर पे नहीं, दूसरे पे नहीं, बाहर नहीं, कहां पे फाइंड करना है? एक्सिस पे, एट द सेंटर, राइट? देन एक छोटा सा प्रॉब्लम है. अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वो इक्वेशन था. क्या है ये? करंट एनक्लोज्ड. तो पहले तो करंट को एनक्लोज करो. जब एक सिंगल स्ट्रेट वायर था तो आपने एम्पीरियन लूप का शेप क्या लिया था? सर्कुलर. यहाँ पे सर्कुलर शेप ले नहीं सकते. यू कैन नॉट टेक सर्कुलर शेप बिकॉज करंट इटसेल्फ इज इन द सर्कुलर लूप. तो इन सच केसेस इमेजिन एम्पीरियन लूप इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल. So in the form of rectangular loop, some rectangular loop, इसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा. तो we'll say something ABCD. Let us say this is rectangular loop ABCD. So this is really important क्योंकि ये आपको समझना जरूरी है. A, B, C and D आपने करंट को एनक्लोज कर लिया. कैसे एनक्लोज किया? जब करंट फ्लो होगा तो ऐसा यहां से सीधा यहां तो आएगा नहीं. इट विल गो डाउन एंड देन विल कम हियर, देन इट विल गो डाउन, विल कम हियर. ऐसा करके करंट यहां पे भी तो आने ही वाला है. करेक्ट, राइट? तो ये जो लूप मैंने ड्रॉ किया है, इट इज एनक्लोजिंग करंट, बट द प्रॉब्लम इज इट इज नॉट एनक्लोजिंग टोटल करंट, क्योंकि मैंने बाहर के कुछ टर्न्स छोड़ दिए. तो ध्यान रखना ये. Some books have given you wrong diagram. They are taking like this. तो उन्होंने ऐसा कर दिया. अरे पूरा ही करंट एनक्लोज कर लिया, राइट? अब पूरा कर सकते हो बट फिर करंट एनक्लोज का इक्वेशन सही लिखना पड़ेगा. सो यू कैन एनक्लोज होल करंट इफ यू वांट, बट रिमेंबर if you are not enclosing all the turns, all the number of windings, तो अब एक छोटा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि आपको ये फाइंड करना है एग्जैक्टली ये जितने नंबर ऑफ टर्न्स मैंने लिए उसमें कितना करंट है. बाहर का तो ले नहीं सकते. नहीं, बाहर का क्यों ले सकते? क्योंकि वो लूप के बाहर है और बाय डेफिनेशन क्या था? करंट एनक्लोज्ड. तो अब क्या करेंगे? अब हमको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने टर्न्स है पर यूनिट लेंथ. एक मीटर में कितने टर्न्स? क्योंकि सोलेनॉइड की जो वाइंडिंग होती है इसमें 5-6 हजार टर्न्स तो होता ही है, 5,000-6,000 turns. So let us define a parameter which is small n, that is number of turns. ये इंपॉर्टेंट है. पर यूनिट लेंथ, एक मीटर में कितने टर्न्स, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, लेट ये जो ABCD आपने रेक्टेंगुलर लूप लिया, ये जो साइड AB है इसको मैं मान लेता हूं L. Do you remember current electricity? You wrote something sigma into L will give you resistance. ये क्या था? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. एक मीटर में कितना रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ, मतलब लेंथ ऑफ द वायर, राइट? ओहम पर मीटर इनटू मीटर इज ओहम. ओके, तो if I now multiply number of turns per unit length into length, that will give me total number. एक मीटर में 10, तो 10 मीटर में कितना? एक मीटर में 10 टर्न्स, तो 10 मीटर में कितने? तो दिस इज हाउ मेनी टर्न्स पर मीटर. लेट अस से 1 मीटर में 2, तो 10 मीटर में कितना? 20. तो व्हेन यू मल्टीप्लाई स्मॉल n with L, number of turns per unit length, with length you get total number of turns. So this n is nothing but total number of
टर्न्स, कहां पे एनक्लोज्ड, कहां पे एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड इन लूप, कौन सा लूप, ए बी सी डी, और ये कौन सा लूप है, ये एम्पेरियन लूप है। यहां तक क्लियर, इज दिस क्लियर? अब ऐसा क्यों किया, बिकॉज अल्टीमेटली वी नो दैट, क्या पता है हमको, इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार इक्वल टू म्यू जीरो आई एनक्लोज्ड, मतलब अल्टीमेटली आई वांटेड टू फाइंड आउट व्हाट इज आई एनक्लोज्ड। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। तो अब सपोज इसमें करंट आई है, करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, ये आई जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी बार फ्लो होगा। आई करंट आया पहले टर्न, फिर आई करंट आया, फिर आई, फिर आई, फिर आई, कितनी बार, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। तो कितना करंट एनक्लोज होगा, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय करंट थ्रू ईच टर्न। इज दिस क्लियर? हमने ये सब क्यों किया, ये सब टाइम पास नहीं है, बिकॉज यू नीड इट, बिकॉज यू विल से आई एनक्लोज्ड इज इक्वल टू total number of turns, because n is total number of turns in the loop multiplied by current through each turn। एक ही करंट n बार सर्कुलेट होगा, राइट? तो हर बार वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, कहां पे जनरेट करेगा, एक्सिस पे। ओके, सो दिस इज इक्वल टू n l i, क्योंकि n क्या था, स्मॉल n इंटू l। क्लियर? ओके, तो दिस इज i, इक्वेशन नंबर 2। नाउ इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार रह गया, सर्कुलर लूप का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज डीएल और बी बार हर जगह पे सेम डायरेक्शन में था ना, हमेशा राइट हैंड थंब रूल। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग कर्ल फिंगर एंड डीएल इज ऑलवेज अलोंग कर्ल फिंगर। मतलब ये तुमने लेंथ एलिमेंट कहां पे भी लिया, you take it here, no problem, you take it here, no issues, you take it here, no issues, dl and b bar will always be in the same direction। तो यहाँ पे कुछ चिंता करने की बात थी नहीं, बट यहाँ पे yes you have to think, that is why I told you करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ b bar। b bar is along this axis। now if you look at the loop, loop के 4 पीसेस हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। इसमें से बी सी ये बी बार को परपेंडिकुलर है और डी ए ये भी बी बार को परपेंडिकुलर है। एंड यू आर राइटिंग बी बार डॉट डी एल बार, तो बी बार डॉट डी एल बार इज बी डी एल कॉस थीटा। तो अगर थीटा 90 हुआ, कॉस 90 इज 0, राइट? अगर 270 हुआ तो cos 270 is again 0। I'll have to keep this aside for a while and I'll have to tell you basic trigonometry। सुन लो, no issues, just few minutes। You have to know how you define trigonometric functions। By the way, x इक्वल टू y इक्वल टू s आप डिफाइन करते हो। होता ऐसा है कि एक पॉइंट होता है P, इसने एंगल, इस द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन विद दैट पॉइंट इज, इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। फिर ये जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा cos कंपोनेंट। ये अगर r है तो आप बोलोगे x इक्वल टू r cos थीटा, इसको बोलोगे y इक्वल टू r sin थीटा। अगर आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, स्टैंडर्ड मतलब सेंटर इज एट ओरिजिन, यूनिट मतलब रेडियस इज 1, तो r की वैल्यू हो जाएगी 1। तो व्हाट इज x cos थीटा, व्हाट इज y sin थीटा। फॉरगेट एवरीथिंग हियर नाउ, इतना याद रखो, राइट? x इज cos थीटा एंड y इज sin थीटा। आप एंगल कहां से मेजर करते हो, विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव x एक्सिस, बराबर। अगर मेरा पॉइंट खुद ही x एक्सिस पे है, हाउ मच इज द एंगल, 0। व्हाट इज cos 0, 1। मैंने क्या बोला था, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल बोलने का मतलब क्या था, 1, मतलब
x is 1 but x is cos theta, मतलब cos 0 is 1, y sin theta, but y is 0, that is why sin 0 is 0. याद रखना y कंपोनेंट ऑन द x एक्सिस इज 0. ओके, मेरा पॉइंट अगर यहाँ पे होगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 0,1 या 1,0, 0,1. वेरी गुड. बाय डेफिनेशन दिस इज x, but x is cos theta, this is y, but this is sin theta. How much is the angle? 90. So cos 90 is 0, sin 90 is 1. If I take this point here, it is -1, 0. But by definition, this is cos theta. But what is the angle? So cos 180 is -1 and sin 180 is 0. If I take this point over here, it is 0, -1, right? Right. But this is cos. How much is the angle? So cos 270 is how much? And sin 270 is how much? Very good. तो ये आपको पता होना चाहिए. अगर ये नहीं पता रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगा. Here you need to know this. Going back to physics. Anyways. Look, here BC is making 90 degree with the magnetic field. Do you see this? This is 90. Yes, right? Clear? वो B bar dot DL bar है, तो BDL cos 90. What is cos 90? 0. Finally 0. ठीक है, कोई बात नहीं. Doesn't matter. DA is making DA ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, डायरेक्शन एंगल इज 270. तो BDL cos 270 इज अगेन 0, राइट? इसका मतलब आपने पहले तो ये लूप को 4 पीसेस में डिवाइड किया, AB, BC, CD एंड DA, बट BC इज एट 90 डिग्री, so integration B bar dot DL bar from B to C will be 0 and from D to A will be 0. मतलब ये साइड और ये साइड तो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा. अब बचे दो. कौन से दो? AB and CD. Very good. AB and CD. But if you know magnetic field lines exactly दिखते कैसे, अगर आपको पता होगा तो this was solenoid with number of turns. मैं turns दिखा नहीं रहा हूं अब, तो you need to imagine. I'm not showing turns here. Magnetic field lines, if you see, they are something like this. They are crowded near the magnet, और जितना दूर जाओगे they are very less, widely spread. Correct? और अगर आपको याद होगा 11th स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा होती है. सिमिलरली जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी. जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगे वहां पे इट विल बी निग्लिजिबल, राइट? तो वो जो लूप है, याद है क्या, लूप का एक पार्ट, कौन सा पार्ट? CD पार्ट, वो आपने कहां लिया है? फार अवे. मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वीक. इफ इट इज वेरी वीक इट कैन बी निग्लेक्टेड. मतलब इन शॉर्ट BC का कंट्रीब्यूशन 0, CD का कंट्रीब्यूशन 0, DA का कंट्रीब्यूशन 0, तो अकेला कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? AB. नाउ यू विल से बट integration over closed loop B bar dot DL bar is equal to integration from A to B B bar dot DL bar plus integration from B to C B bar dot DL bar plus integration C to D B bar dot DL bar plus integration from D to A B bar dot DL bar. And then you will explain why these three are 0. You will say we know that, or we can see from the diagram. What do we see from diagram? BC is perpendicular to B bar, therefore angle is 90, and therefore integration B bar dot DL bar from B to C is integration BDL cos of 90, which is 0. Similarly, you will say integration from D to A.
from D to A, B bar dot DL bar equal to integration BDL cos of 270. 270 था वो याद रखना, this is 0. मतलब this B to C and D to A, these two are gone, right? आगे आप बोलोगे also what happened was, ये जो CD साइड था, also CD is far away from the solenoid and hence magnetic field lines are sparse. Sparse मतलब कम, या तो बोल सकते हो magnetic field lines are very less and hence B bar can be neglected. कहां पे neglect किया? Can be neglected at CD. Therefore contribution from C to D, B bar dot DL bar is also 0, and therefore integration over a closed loop B bar dot DL bar is only equal to from A to B, B bar dot DL bar. बाकी के तीन जो टर्म्स थे उसका कंट्रीब्यूशन 0 है, राइट? करेक्ट, उसका कंट्रीब्यूशन 0 है. So you will write this as from A to B, BDL. Well, by the way, AB is in the direction of field. मतलब एंगल कितना? 0. What is cos 0? 1. So you will say cos of 0. 0 क्यों आया? Theta is 0. Why? Since B and AB are in the same direction. So you will have this as A to B, B, D, L, right? Correct? But B is constant at the center. Constant है ना? Constant क्यों है? क्योंकि आप सेंटर पे कहीं भी फाइंड करोगे तो constant होगा. तो वैल्यू इज constant. तो constant है तो B को आप बाहर निकाल सकते हो. इंटीग्रेशन D to B from इंटीग्रेशन DL from A to B. हाँ, लेकिन A to B इसकी लेंथ को क्या हुआ था हमने? मतलब अगर मैंने यहाँ पे छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट लिए भी होते और बाद में उसको ऐड करता तो क्या मिलता? A to B मतलब क्या मिलता? L. तो अल्टीमेटली यू विल से दिस इज इक्वल टू B इंटू L. ये क्या मिला आपको? ये मिला. ये मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एम्पियर्स लॉ. इक्वेशन नंबर 3. Look, equation number 1 was definition of Ampere's law. Equation number 2 was total current enclosed, मतलब right hand side. Equation number 3 is left hand side, मतलब from equation number 1, 2 and 3. From 1, 2 and 3 याद रखना, left hand side was B bar dot DL bar का integral, that is equal to BL, and here you had mu 0 into current enclosed, but current enclosed was NLI. Okay, you will have NLI. Cancel and cancel. Therefore, B is equal to mu 0 and I, and this is small n. Do not confuse with total number of turns. This is number of turns per unit length. क्यों? क्योंकि जितने टर्न्स इस लूप में है उतने ही टर्न्स में से जो करंट पास होगा वो ही कंट्रीब्यूट करेगा. तो डू नॉट राइट डाउन कैपिटल एन हियर. इफ यू राइट, अगर ऐसा लिखते हो स्मॉल एन को n बाय एल तो ठीक है, बिकॉज दैट इज टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ओके, राइट. ये मैग्नेटिक फील्ड कहां पे फाइंड किया आपने? एक्सिस पे. एक्सीलेंट, एक्सिस पे, राइट. मतलब राइट एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, राइट. अब ये जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का आपको इक्वेशन मिला म्यू 0 NI, वो किसकी वजह से मिला? बिकॉज ऑफ करंट. मतलब ये जो करंट है वो पहले तो ऊपर आया होगा फिर नीचे, राइट. तो ऊपर जब करंट फ्लो हुआ और जब नीचे फ्लो हुआ तो दोनों का मिला के फील्ड बना. इतना कहां पे? एट द सेंटर, करेक्ट. तो रिमेंबर
this magnetic field at the center is due to contribution from current flowing in the upper part as well as lower part. अगर मुझे magnetic field near to the one end, if I want to find out what is magnetic field here near to the one end of the solenoid, वो कैसे find करेंगे? ये इक्वेशन जो मैग्नेटिक फील्ड का है, हियर दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू बोथ अपर एंड लोअर पार्ट, राइट? सिर्फ अपर पार्ट की बात करूंगा तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? डिवाइड बाय 2. वेरी गुड. सो दिस थिंग दे डोंट एक्सप्लेन, दे डायरेक्टली से मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन नियर वन एंड is given by तो magnetic induction near one end is given by half of this, क्योंकि only current either from upper side or from lower side will contribute, that is why half. Clear? Sure? तो आएगा डेरिवेशन करना तो स्टेप्स, दैट इज व्हाई आई स्पेंड टाइम राइटिंग डाउन स्टेप्स, और हमने यही सारे स्टेप वहां पे अप्लाई किए हैं. हमने एक सोलेनॉइड लिया, करंट पास हो रहा है, फर्स्ट स्टेप इमेजिन एम्पेरियन लूप, बट क्वेश्चन वाज एम्पेरियन लूप कौन सा, व्हाट शेप, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर? तो यू कैन टेक स्क्वायर और रेक्टेंगल बिकॉज द सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम टेल्स यू टू डू दैट. यहाँ पे सर्कुलर लूप ले ही नहीं सकते हो, यू कैन नॉट टेक. कैसे लोगे? ऐसा लोगे. इफ यू डू लाइक दिस, गए बिकॉज हर एक पॉइंट पे लूप का और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल ही अलग अलग है, फिर एंगल फाइंड करते बैठेंगे. लेट अस फाइंड एंगल एट पॉइंट ए बी सी 360 डिग्री करते बैठो फाइंड. तो you want to make this problem simple, that is why you take rectangular or circular loop. AB side length is L. Because solenoid has so many turns, so we have to talk about turns per unit length, और per unit length मतलब n. और अगर total length of this imaginary Amperian loop अगर L है, तो number of turns in the Amperian loop will be n, number of turns per unit length multiplied by length. So this will give you total number of turns inside imaginary Amperian loop. अब ये जो करंट था आए, वो इतने टर्न्स से पास होगा, एक बार, फिर दो बार, फिर तीन बार. कितनी बार? नंबर ऑफ n, कैपिटल N मतलब n इंटू L इंटू I. दिस इज टोटल करंट एनक्लोज्ड. कहां पे एनक्लोज्ड? कहां पे? एम्पेरियन लूप पे. एम्पेरियन लूप इज इमेजिनरी लूप, करेक्ट? तो आपका राइट हैंड साइड का तो काम हो गया, बचा अभी लेफ्ट हैंड साइड. बट वेट अ मिनट, ये तो इंटीग्रेशन पहला ही वर्ड था. लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक मोशन अराउंड अ क्लोज्ड लूप, मतलब मुझे ये पूरे के पूरे लूप पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए. बट फॉर्चुनेटली BC is perpendicular to magnetic field, contribution 0, क्योंकि B bar dot DL bar था. Fortunately, अगर क्रॉस होता तो गए, then it is not 0. B bar dot DL bar is 0 if two vectors are perpendicular. Similarly, DA और B perpendicular, वापस से contribution 0. And luckily, this CD is far away, and we know magnetic field lines far away from the source of magnetic field is away, right? So this is what you already know. इसका मतलब ultimately एक ही contribution है AB, and then it is also simple. Why simple? क्योंकि A to B अगर बोलोगे तो length और magnetic field they are parallel to each other, मतलब angle is 0. मतलब यहाँ पे जो cos थीटा आने वाला था वो भी 1 हो गया, और B कांस्टेंट है तो बाहर आ गया. इंटीग्रेशन A to B over DL, that is nothing but length of AB, that is nothing but L. So put all this in equation 1. BL equal to mu 0 NLI, LL cancel, so you have B equal to mu 0 NI. But this is magnetic field at the center along the axis. Near to the one end will be half of this. Clear? Okay. All right, then we will stop
at this point.